फर्स्ट चैप्टर भारत का संवैधानिक विकास। पॉलिटी की स्टार्टिंग भारत के संवैधानिक विकास से ही होती है। भारत के संवैधानिक विकास में सबसे पहले हम पढ़ेंगे पॉलिटी की स्टार्टिंग का ये फर्स्ट चैप्टर, जिसमें रेगुलेटिंग एक्ट आता है, 1781 का बंदोबस्त कानून आता है। इसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आता है और 1786 का अधिनियम आता है। तो फर्स्ट चैप्टर में हम ये चारों अधिनियम डिस्कस करने जा रहे हैं। डिस्कस करने से पहले हम ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में समझते हैं कुछ पॉइंट्स कि ईस्ट इंडिया कंपनी आखिर थी क्या। ईस्ट इंडिया कंपनी एक ऐसी कंपनी थी जो ब्रिटिश से भारत में व्यापार करने आई थी, और ब्रिटिश से व्यापार करने जब आई थी तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1600 ईस्वी से व्यापार करना स्टार्ट किया और 1757 ईस्वी तक इसने व्यापार किया। शुद्ध व्यापारिक कंपनी थी ये सिर्फ व्यापार करती थी, इसके अलावा कुछ भी नहीं। 1757 में ऐसा क्या हुआ जो 1757 के बाद इसने क्या व्यापार करना बंद कर दिया? जी नहीं, इसका उत्तर आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे आखिर ऐसा क्या हुआ था। लेकिन यहाँ हम शॉर्ट में बता रहे हैं कि 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी। आपको पता है रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में प्लासी का युद्ध हुआ था, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी और सिराजुद्दौला की हार हुई थी। तो फिर प्लासी के युद्ध में जब ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई तो जीत का जाहिर सी बात है वो लाभ भी उठाएगी। तो प्लासी का युद्ध बंगाल में हुआ था, तो बंगाल का एक तरह से उसने कठपुतली नवाब बना के, बंगाल का नवाब बना के भेज दिया, जिस नवाब को, उस नवाब से ये पैसे वसूलती थी कि हमने तुम्हें नवाब बनाया है, तुम हमें पैसे दोगे। यानी कि कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली दीवानी वसूलती थी। इनडायरेक्टली दिवाली वसूलना मतलब वहाँ से राजस्व वसूल करना, पैसे लेना अवैध तरीके से। लेकिन जब 1764 में जब युद्ध होता है बक्सर का, तो वो निर्णायक युद्ध था। अच्छा, निर्णायक युद्ध प्लासी का क्यों नहीं था? क्योंकि प्लासी का युद्ध 1757 में होता है, तो उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल का जो दीवानी अधिकार था, यानी कि टैक्स वसूलने का अधिकार था, यानी कि राजस्व अधिकार था, वो अपने हाथों में ना लेकर के कठपुतली सरकार के हाथों में दे दिया था, कठपुतली नवाब के हाथों में दे दिया था। लेकिन 1764 का बक्सर का युद्ध जब हुआ था, तो बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी बक्सर का युद्ध 1764 को जीतने में। तब इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हुई थी। 1764 के बक्सर के युद्ध में जब ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी, तब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय से 1765 की इलाहाबाद की संधि की थी। इलाहाबाद की संधि के तहत कुछ पॉइंट्स हैं, वो हम देखते हैं। इलाहाबाद की संधि के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली थी, जैसा कि हम इस पॉइंट्स में देख रहे हैं। पॉइंट नंबर 3। तो ये कुछ ब्रीफ था। अब हम शुरुआत करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। सबसे पहले कुछ ये 4 पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स, इसको देखते हैं। इन पॉइंट्स में पहला पॉइंट्स ये है, फर्स्ट पॉइंट में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन 1600 ईस्वी में होता है। हमने ये भी देखा था कि वो व्यापार करने आई थी 1600 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी जब व्यापार करने 1600 ईस्वी में आई थी। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का विस्तृत अधिकार किसने दिया था? आखिर ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने आई थी, क्या और भी कोई कंपनी आ सकती थी? तो इसका आंसर है कोई नहीं, कोई कंपनी नहीं आ सकती थी। केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने का भारत में एकाधिकार मिला था, वो महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट के चार्टर द्वारा। महारानी एलिजाबेथ जो थी वो ब्रिटिश एम्पायर थी, यानी कि ब्रिटिश की शासिका थी। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त की थी। दीवानी मैंने बताया आपको, दीवानी का मतलब ये होता है वहाँ पर टैक्स वसूलने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हुआ 1765 की इलाहाबाद की संधि द्वारा। 1765 में इलाहाबाद की संधि, बक्सर का युद्ध 1764 जीतने के बाद शाह आलम द्वितीय मुग़ल बादशाह और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी।
हालांकि वो नाम का मुग़ल बादशाह था। तो 1765 की जो इलाहाबाद की संधि है वो उसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को टैक्स वसूलने का यानी कि दीवानी अधिकार प्राप्त हो गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार प्राप्त हो चुका था 1765 में। अब हम देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि रेगुलेटिंग एक्ट, ब्रिटिश गवर्नमेंट को रेगुलेटिंग एक्ट पास करना पड़ा। इसके पीछे एक छोटा सा तर्क है। जब 1764 के बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने का विस्तृत अधिकार तो 1600 ईस्वी में प्राप्त हो गया था, लेकिन 1764 में बक्सर का युद्ध जब जीत गई थी तो ये एक ऐसा निर्णायक युद्ध था जिसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में टैक्स वसूलती थी। वहाँ के शासक जो भी था, कठपुतली सरकार थी वहाँ की, अब उसको ना रख करके खुद अपने हाथों में टैक्स वसूलने का अधिकार ले लिया था, यानी कि दीवानी अधिकार अपने हाथों में ले लिया था और सैनिक अधिकार किसी और को दे दिया था। बंगाल के नवाब को दे दिया गया था सैनिक अधिकार, यानी कि सैनिक व्यवस्था बंगाल का नवाब देखता था और 1764 से दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी देखती थी। दीवानी अधिकार यानी कि टैक्स हम लेंगे और सैनिक व्यवस्था तुम करो। अब क्या ये पॉसिबल है? यानी कि एक तरह से ये द्वैत शासन लागू हो गया था ईस्ट इंडिया कंपनी में। तो ये द्वैत शासन का मतलब ये होता है कि एक एक प्रांत बंगाल, लेकिन शासक दो चीज़ें चला रहे हैं। सैनिक शासन अलग चल रहा है और राजस्व यानी कि दीवानी अधिकार किसी और के पास है, यानी कि पैसे ईस्ट इंडिया कंपनी वसूल रही है और सैनिक व्यवस्था कोई और देख रहा है, बंगाल का नवाब देख रहा है। तो ये व्यवस्था कभी भी अच्छी तरह से नहीं हो सकती थी। इसलिए अब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आता है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 क्या है वो हम देखते हैं। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ये इसके कुछ पॉइंट्स हैं, यहाँ से देखते हैं। ये चार्टर गलत लिख के आया, इसको आप काट देना। तो रेगुलेटिंग एक्ट जब 1773 आया तो उसमें फर्स्ट पॉइंट यहाँ से देखते हैं। कंपनी के कार्यों को नियमित व नियंत्रित करने हेतु पहला कदम रेगुलेटिंग एक्ट था। यानी कि आखिर ऐसा क्या था कि कंपनी जब 1764 से 1765 से दीवानी अधिकार प्राप्त करके खूब टैक्स वसूल रही थी। दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्राप्त कर लिया था, इसका मतलब टैक्स वसूल रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ब्रिटिश सरकार को क्या ऐसी मतलब कि दिक्कत हो गई जो ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करना पड़ा उसको, क्योंकि ब्रिटिश ने ही ईस्ट इंडिया कंपनी को महारानी एलिजाबेथ ने 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने भेजा था। लेकिन यहाँ तो ईस्ट इंडिया कंपनी कुछ और ही कर रही है। ये व्यापार करने के बदले यहाँ प्रशासनिक कार्य यानी कि राजनीतिक व्यवस्था देखने लग गई है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को जब व्यापार का अधिकार दिया था, दीवानी अधिकार तो दिया नहीं था। तो दीवानी अधिकार जब वो 1765 में बक्सर के युद्ध में जीतने लग गई तो ब्रिटिश सरकार के मन में ये लालच आया, क्यों ना ईस्ट इंडिया कंपनी का फ़ायदा हम उठाएं। ईस्ट इंडिया कंपनी आखिर थी तो ब्रिटिश एम्पायर की, यानी कि ब्रिटेन की कंपनी थी। तो ब्रिटेन की कंपनी जब ईस्ट इंडिया कंपनी थी तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब भारत का दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिया था तो उसका लाभ ब्रिटिश सरकार उठाना चाहती थी। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने हेतु ब्रिटिश सरकार ने रेगुलेटिंग एक्ट लाया। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आप समझ गए होंगे क्या था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को नियमित व नियंत्रित करने हेतु पहला कदम था रेगुलेटिंग एक्ट 1773, जो ब्रिटिश सरकार ने पास किया था। नेक्स्ट, कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। यानी हालांकि 1765 की इलाहाबाद की संधि से ही वह प्रशासनिक कार्य कर रही थी पूरी तरह से, लेकिन मान्यता देने का मतलब ये है कि कंपनी जो भी प्रशासनिक कार्य कर रही है उसको मान्यता मिल गई है। अब मान्यता किसकी मिल गई है? तो मान्यता मिल गई है ब्रिटिश एम्पायर की कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब यहाँ के प्रशासनिक कार्य देखने लग गई है। तो ये मान्यता मिली थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी थी, क्योंकि इससे पहले भारत में कोई भी केंद्रीय प्रशासन नहीं था, भले ही गुलामी के वास्ते या दीवानी के वास्ते ही सही, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक तरह से केंद्रीय प्रशासन की नींव रखती थी भारत में। नेक्स्ट पॉइंट है, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद दे दिया गया व उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया था। 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद। अच्छा, बंगाल का गवर्नर कौन होता था? अब बंगाल का गवर्नर जो होता था
वो बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दे दिया गया। बंगाल का जो गवर्नर पहले होता था वो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा और इसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद होगी, काउंसिल होगी। गवर्नर जनरल इन काउंसिल कहते थे जिसे। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा ही ये व्यवस्था की गई थी कि बंगाल का गवर्नर अब बंगाल का गवर्नर जनरल होगा। बंगाल का गवर्नर अब बंगाल का गवर्नर जनरल होगा। उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद होगी जिससे गवर्नर जनरल इन काउंसिल कहते थे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा गवर्नर जनरल क्या काम करेगा? उस समय बम्बई और मद्रास के जो गवर्नर थे वो गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन आ गए थे, यानी कि बंगाल का गवर्नर जनरल के अधीन आ गए थे। इसका मतलब ये है कि बंगाल का गवर्नर जनरल जो है वो ऊंचा होगा मद्रास और बम्बई के गवर्नर जनरल से। नेक्स्ट, इसी अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा ही कलकत्ता में 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। उच्चतम न्यायालय यानी कि उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे, जिसमें एक जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया था वो एलिजा इम्पे, यहाँ नाम भी लिखा है, एलिजा इम्पे नाम था। एलिजा इम्पे पहला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया था, ये नाम लिखा है एलिजा इम्पे। ये पहला मुख्य न्यायाधीश था भारत का। तो कलकत्ता में 1774 में ही इसी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा उच्चतम न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में की गई थी, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। नेक्स्ट है, अब कंपनी के ईस्ट इंडिया कंपनी को जब नियंत्रित करेगी ब्रिटिश सरकार, तो ब्रिटेन से तो कर नहीं पाएगी, इंडिया में इतनी दूर नियंत्रित, तो इसके नियंत्रित करने के लिए एक COD की स्थापना ब्रिटिश सरकार ने की थी। COD मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। COD मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से ब्रिटिश सरकार जो थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी पर अब नियंत्रण रखेगी। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा ही ये व्यवस्था की गई थी कि ब्रिटिश सरकार कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स COD के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण रखेगी। कंपनी पर क्या नियंत्रण? कंपनी जो भी व्यापारिक कार्य कर रही थी प्लस अब जो प्रशासनिक कार्य करने लगी है या राजनीतिक कार्य करने लगी है, उन दोनों को नियंत्रण करेगी। तो वो COD कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से करेगी। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में ही ये व्यवस्था की गई थी। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के पॉइंट्स हमने देखे, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कंपनी के प्रशासनिक, ये हाईलाइट कर देता हूँ मैं इस तरह। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा क्या कदम उठाया गया था? सबसे पहले कंपनी का नियंत्रण किया गया। तो कंपनी को नियमित व नियंत्रित करने हेतु पहला कदम था ये। दूसरा पॉइंट, कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली थी। केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई, इसके द्वारा ही केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। और बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया। 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद के गठन के अलावा कलकत्ता में 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना भी की गई थी। उच्चतम न्यायालय की स्थापना के साथ साथ ब्रिटिश सरकार द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण भी रखना चालू कर दिया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बाद आता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। आखिर एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 क्यों आया था? इसके पीछे कुछ हिस्ट्री है। इसको हम बंदोबस्त कानून भी कहते हैं। तो बंदोबस्त कानून हम क्यों कहते हैं वो देख लेते हैं। एक्ट ऑफ सेटलमेंट यानी कि बंदोबस्त कानून 1781, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये है एक्ट ऑफ सेटलमेंट के कुछ पॉइंट्स, 1781 के कुछ पॉइंट्स जो हैं। तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट आखिर था क्या, तो वो समझ लेते हैं ब्रीफ में। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 इसलिए लाया गया था कि जब हमने 1773 में ईस्ट इंडिया कंपनी को नियमित व नियंत्रित करने हेतु रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पढ़ा था, तो उसमें एक स्थापना की थी ब्रिटिश सरकार ने 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। उच्चतम न्यायालय की स्थापना की थी। एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ईस्ट इंडिया कंपनी पर इस तरह नियंत्रण रख रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक यानी कि प्रशासनिक कार्यों पर थोड़ी बाधा आ रही थी, जिससे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का लाभ शोषण के द्वारा जो भारत में शोषण करके ईस्ट इंडिया कंपनी लाभ कमा रही थी, उस लाभ को जब कमाती थी ईस्ट इंडिया कंपनी, तो सुप्रीम कोर्ट एक तरह से उसके कार्य में रोड़ा बन रहा था, उसके
कार्य में विघ्न डाल रहा था सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट को कहीं ना कहीं पीछे लाना, सुप्रीम कोर्ट की ताकत को यानी कि शक्ति को कम करना जरूरी था, ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाए और ब्रिटिश सरकार तक पहुंचा सके उस लाभ को। तो इस लाभ को बरकरार रखने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा शोषण करके लाभ कमाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने स्वयं ही अधिकृत किया था 1781 के बंदोबस्त कानून, जिसे कहते हैं 1781 का बंदोबस्त कानून, 1781 का एक्ट या अधिनियम, 1781 का बंदोबस्त कानून। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट, गवर्नर जनरल व उसकी काउंसिल, गवर्नर जनरल व काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र से बरी कर दिया गया था। हमने बताया था ईस्ट इंडिया कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा ताकि लाभ कमा पाए ईस्ट इंडिया कंपनी, इसलिए ब्रिटिश सरकार ने बंदोबस्त कानून 1781 लाया था। और 1781 के बंदोबस्त कानून द्वारा गवर्नर जनरल व गवर्नर जनरल इन काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र से बरी कर दिया गया था कि सर्वोच्च न्यायालय का अब ये क्षेत्राधिकार नहीं होगा कि वो गवर्नर जनरल पर नियंत्रण रख पाए। जाहिर सी बात है, जब नियंत्रण ही नहीं होगा तो वो जो भी काम करेगी तो अपना अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए भाई वो शोषण करे या फिर जो भी करे, उसके कोई नियंत्रित करने वाला ही नहीं है। तो इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सकेगी, और लाभ कमाएगी तो वो उसका सीधा सीधा जो ईस्ट इंडिया कंपनी लाभ कमाएगी उसका लाभ कहाँ पहुँचेगा, ब्रिटिश को पहुँचेगा। तो इसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार को कम किया गया था। राजस्व वसूली से जुड़े मामले सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बरी कर दिए गए थे, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब जो भी राजस्व वसूली करेगी वो सुप्रीम कोर्ट के दायरे से बाहर होगा, सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ भी नहीं कर पाएगा। कलकत्ता के सभी निवासियों के क्षेत्र के अंतर्गत कर दिया गया था। ये तो थे ही पहले से, कोई बात नहीं। इसमें इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं बस वो यही थी कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र से बरी कर दिया गया था, और कोलकाता के सभी निवासियों को क्षेत्र के अंतर्गत कर दिया गया था। राजस्व वसूली से जुड़े मामले सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र से बाहर कर दिए गए थे। प्रांतीय न्यायालयों की अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ दायर हो, न कि सर्वोच्च न्यायालय में। इसका मतलब ये है कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल को इतनी पावर दे दी गई थी कि उसकी जो शक्ति थी गवर्नर जनरल इन काउंसिल की, वो सुप्रीम कोर्ट से भी ज़्यादा थी। प्रांतीय न्यायालयों की अगर कोई भी अपील है तो वो सुप्रीम कोर्ट में ना दायर करके सीधे कहाँ जाए, गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास जाएँ। तो ये था एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 का बंदोबस्त कानून। बंदोबस्त कानून कंप्लीट होता है, उसके बाद नेक्स्ट कानून आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। देखते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ये क्या था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में फर्स्ट पॉइंट, अच्छा ये क्यों लाया गया था ये देख लेते हैं। हमने देखा था ऊपर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में एक निकाय थी जिसकी स्थापना की गई थी, उसका नाम था COD। COD मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो कंपनी के जो भी व्यापारिक और राजनीतिक कार्य थे उन पर नियंत्रण रखता था। कंपनी के जो भी व्यापारिक और राजनीतिक कार्य थे उन पर नियंत्रण रखता था COD। तो अब पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया था ताकि कंपनी के व्यापारिक कार्य अलग और राजनीतिक कार्य अलग, दोनों को अलग अलग नियंत्रण रखा जा सके। तो इसके लिए एक अन्य निकाय BOC की स्थापना की गई थी पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा एक अन्य निकाय की स्थापना की गई थी जो कंपनी के राजनीतिक कार्य अलग से देखेगा। अब जो COD पहले से 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा COD बनाया गया था जो कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक दोनों कार्य देखता था, अब COD यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जैसे हिंदी में कहते हैं निदेशक मंडल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, अब वो केवल व्यापारिक मामले देखेगा। और जो नया निकाय BOC बना है, BOC यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसे कहते हैं हिंदी में नियंत्रण बोर्ड और कंपनी के राजनीतिक मामले देखेगा। कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा पृथक पृथक कर दिया गया था। कहने की बात यह है, और इसी को हम द्वैत शासन कहते हैं। द्वैत शासन मतलब कंपनी के दो तरह के से शासन होंगे, अब व्यापारिक मामले अलग और राजनीतिक मामले अलग। तो ये था द्वैत शासन। द्वैत शासन हिस्ट्री में कई बार द्वैत शासन वर्ड आएगा, तो द्वैत शासन अलग अलग स्थितियों में अलग अलग मतलब रखेगा द्वैत शासन। तो पिट्स इंडिया एक्ट हमने देखा। पिट्स इंडिया एक्ट में
एक बार दोबारा से ब्रीफ कर लेते हैं कि कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर लिया गया था। यानी कि कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी 1600 ईस्वी में, तो 1600 ईस्वी में वो व्यापार करने आई थी, लेकिन 1757 के प्लासी के युद्ध के द्वारा वो फिर कठपुतली सरकार बंगाल में नियुक्त कर अपना जो भी अधिकार थे, टैक्स वसूलते थे, वो अवैध वसूली करने पे उतर आए थे। लेकिन एक 1764 का बक्सर का युद्ध होता है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने हाथों में ही ले लिया था दीवानी अधिकार। तब से ये दीवानी अधिकार यानी कि एक तरह से राजनीतिक कार्य अपने हाथ में ले लिया था, यानी कि प्रशासन अपने हाथ में ले लिया था बंगाल का। तो जब प्रशासन अपने हाथ में ले लिया था, तो उस समय दीवानी अधिकार यानी कि टैक्स वसूलने का अधिकार भी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जब टैक्स वसूलने का अधिकार भी आ गया था, तो व्यापारिक कार्य को कौन नियंत्रण कर रही थी? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा COD कंपनी के व्यापारिक कार्यों को देख रही थी और प्रशासनिक कार्य दोनों को देख रही थी। लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा अब एक अन्य निकाय बनाया गया था, जिसे कहते थे हम BOD मतलब BOC बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसे कहते थे नियंत्रण बोर्ड अब कंपनी के प्रशासनिक कार्यों को देखेगी, जबकि COD जो पहले से मौजूद थे वो कंपनी के व्यापारिक कार्यों को देखेगी। नेक्स्ट आता है, अच्छा इसके द्वारा एक और चीज़ कही गई थी, जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल के सदस्यों की संख्या शुरुआत में हमने देखा था 1+4 थी, यानी कि 1 इसमें गवर्नर जनरल था और 4 अन्य सदस्य थे। तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट जो आया था, उसमें गवर्नर जनरल इन काउंसिल के सदस्यों की संख्या घटाकर 1+4 की जगह कितनी कर दी गई थी? 3 कर दी गई थी। ये और हुआ था। 1786 का लास्ट अधिनियम है, 1786 का अधिनियम। 1786 का अधिनियम किसके लिए लाया गया था? वो यहाँ पॉइंट्स लेके गए हैं, तो देखते हैं। 1764 का जो अधिनियम लाया गया था, वो खास तौर से लॉर्ड कॉर्नवालिस की 2 शर्तें थीं। लॉर्ड कॉर्नवालिस को जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल बनने को कहा गया था कि आप गवर्नर जनरल बनकर जाइए, ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल बनकर जाइए इंडिया, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने मना कर दिया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 2 शर्तें रखी थी, अगर मेरे को गवर्नर जनरल बनाकर भेजा जाता है तो मेरी 2 शर्तें हैं। तो कहा गया था कि क्या क्या शर्तें हैं, कि पहला तो मेरे को कमांडर इन चीफ, सर्वोच्च सेना का कमांडर बनाया जाए, सेना का कमांडर बनाया जाए। और दूसरी शर्त उसने ये रखी, जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल होती थी, गवर्नर जनरल इन काउंसिल, यानी कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल में अब हमने पढ़ा था 1+3 सदस्य कर दिए गए थे पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा। जो 1+3 सदस्य कर दिए गए थे, वो निर्णय लेती थी बहुमत से। अगर कोई डिसीजन पास होना है तो जो भी, भले ही गवर्नर जनरल ने कुछ कह दिया हो, लेकिन उसकी नहीं सुनी जाएगी, पूरे 4 वोट्स में से जिसमें ज़्यादा वोट पड़ेंगे वही चीज़ मानी जाएगी। तो उसने ये कहा था कि उसके निर्णय को न मानने का अधिकार, यानी कि अगर कोई बात, उन्हें कोई एक्ट या कोई भी चीज़ है, कोई भी नियम कानून बनाना है, तो केवल जो मैं कहूँगा वही होना चाहिए, यानी कि काउंसिल के निर्णय को ना मानने, यानी कि काउंसिल के निर्णय को अधिभावी करने का अधिकार मेरे को मिल जाए। तो इसके लिए 1786 का अधिनियम खासतौर से लॉर्ड कॉर्नवालिस की शर्तों पर लाया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था और उसकी शर्त के अधीन लाया गया था 1786 का अधिनियम। गवर्नर जनरल की क्या शर्तें थी? तो कॉर्नवालिस की ये दो शर्तें थी कि काउंसिल के निर्णय को अधिभावी करने, यानी कि ना मानने का अधिकार दिया जाए, और दूसरा सेना का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ का पद दे दिया जाए। 1786 का अधिनियम यहाँ कंप्लीट होता है। इसी के साथ लेसन फर्स्ट हमारा कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।